तो हमारी हेडिंग जो आज हमें पढ़नी है दैट इज द आरएनए इंटरफेरेंस। तो कहते हैं हम लोग आरएनए इंटरफेरेंस। और इसको हम लोग लिखते कैसे हैं? आरएनए आई की फॉर्म में इसको लिखते हैं। तो आरएनए इंटरफेरेंस या आरएनए आई होता क्या है इसको हम लोग देखे जा रहे हैं। ये एक नेमाटोड था, नेमाटोड नेम्ड इनकॉग्निटा, मेलोडी गायनी इनकॉग्निटा नेमाटोड का नाम था। नेमाटोड करता क्या है? ये नेमाटोड एक डिजीज काज करता है, काजेस डिजीज in which tumor formation in tobacco plant। टोबैको प्लांट में ये ट्यूमर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, टोबैको के प्लांट में ट्यूमर का ये फॉर्मेशन करता है। ट्यूमर से क्या होता है? बहुत ज्यादा ग्रेट लॉस ऑफ द प्रोडक्टिविटी ऑफ द टोबैको प्लांट। देयर इज ए ग्रेट लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ प्लांट या ऑफ टोबैको। तो अब क्या करना है? इसको ठीक करना है एक नोवेल मेथड से, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, इसको ठीक करना है। तो पहले हमने ये समझा कि ये डिजीज होती कैसे। तो जैसे कोई भी नेमाटोड होगा, उसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। एक डीएनए जो है ये 3:5 का होता है और एक 5:3 का होता है। ये डीएनए अब डीएनए जो है जब रेप्लिकेशन करता है तो अपनी ही जैसी कॉपी बनाता है। तो पहली बात, अगर ये ट्रांसक्रिप्शन करता है तो आरएनए बनाता है, लेकिन वो भी कॉपी के फॉर्म में होती है। अगर ये ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है तो ये 3:5 पे एक स्टैंड बनाएगा, 5:3 नया स्टैंड बनाएगा, और 5:3 पे एक स्टैंड बनाएगा 3:5। ये समझ लीजिए। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि 3:5 कहाँ बनेगा, 5:3 कहाँ बनेगा। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि जो 5:3 है, 3:5 है, इसमें 5:3 बनता है, इसको हम लोग कहते हैं सेंस स्ट्रैंड। इसका नाम पहली बात तो ये सेंस स्ट्रैंड नाम है। दूसरी बात ये है कि केवल सेंस स्ट्रैंड ही जाता है प्रोटीन की सिंथेसिस करने। और ये क्या है? ये वाला, इसको कहते हैं हम लोग एंटीसेंस स्ट्रैंड।
सेंस स्ट्रैंड है और एक एंटी सेंस स्ट्रैंड है। तो ये जो सेंस स्ट्रैंड है केवल यही जाता है, इसके ऊपर जो 3:5 का बना है ये कभी भी प्रोटीन सिंथेसिस करने नहीं जाता। तो पहली बात क्या लिखनी है, ओनली सेंस स्ट्रैंड of 5:3 polarity go for प्रोटीन सिंथेसिस। अभी तो हम लोग सिर्फ वो बात कर रहे हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस होगी तो कैसे होगी और कौन सा स्टैंड जाएगा। तो कुल मिला के हमें ये पता चला कि ओनली सेंस स्टैंड ऑफ 5:3 पोलरिटी। देखो 5:3 पोलरिटी का है सेंस स्टैंड, 3 पे 5 भी बनता है, तो 5:3 का जाएगा प्रोटीन की सिंथेसिस करने। ये हमारी बात होगी। अब ये जो 5:3 का जाएगा ये जाके टोबैको के प्लांट में ये डिजीज काज कर देगा, काजेस डिजीज। ठीक है, तो इतनी बात हमें समझ में आई कि कैसे वो जाके डिजीज काज करता है। उसके बाद फिर क्या करना है हमको, अब हम ये चाह रहे थे कि जो स्टैंड जा रहा था यूं लहरता हुआ जा रहा था 5:3 वाला, अगर इसको यहाँ पे रोक दिया जाए और टोबैको के अंदर ये ना जाने पाए, डिजीज ना काज करने पाए, तो काम बन जाएगा। तो जैसे किसी कंट्री ने मिसाइल छोड़ी, आपने सेम एंगल, सेम डिस्टेंस, सेम पोजीशन पे दूसरी मिसाइल छोड़ दी, उसको हवा में ही नष्ट कर दिया। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि अगर ये 5:3 का स्टैंड है और ये जाए 5:3 का और इस पे अगर 3:5 का कोई हम अपने पास से भेज दें, 3:5 का 5:3 का तो जा ही रहा है, 3:5 का हम अपने पास से भेज दें अगर सपोज, तो अगर हम अपने पास से भेज देंगे तो ये रास्ते में क्या होगा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा। और डबल स्टैंडर्ड आरएनए नॉन फंक्शनल होता है, उसका कोई काम नहीं होता, वो खत्म हो जाता है, उसकी न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो इस तरीके से डबल स्टैंडर्ड आरएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस डिजीज को रोक सकते हैं। ये एडवांस चीज है। और क्या है कि ये जो डिजीज काज करने आरएनए जा रहा है, जब प्रोटीन बनाएगा तो ही डिजीज काज करेगा। तो जो डिजीज काज करने जा रहा है वो रास्ते में ही रोक दिया जाए, रास्ते में ही रोक दिया जाए और उसका स्टैंड बना दिया जाए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना दिया जाए। अब जब डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा और अनेबल टू कॉज डिजीज, अनेबल टू कॉज डिजीज। तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और ये डिजीज काज करने में अनेबल हो जाएगा। तो हम लोगों ने इसमें क्या देखा कि जाते हुए एमआरएनए को रास्ते में डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए में बदलना है, इतना काम करना है। तो अब हम इसे ठीक करेंगे तो क्या, अभी तो ये डिजीज काज करने का प्रोसेस था, जो ये नेमेटोड जो है ऐसे जाके प्लांट के अंदर डिजीज काज करता था। यहाँ पर हम उसको सोचा कि इसको अगर यहाँ पे अगर डबल स्टैंडर्ड आरएनए कर देंगे तो बंद हो जाएगा। तो आप करें कैसे, इसको करेंगे ठीक। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है कि टेक रेट्रोवायरस, एक रेट्रोवायरस ले यानी आरएनए वायरस, और वो जो आरएनए वायरस ले उससे डीएनए बना ले। तो आरएनए से डीएनए बनने को क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से एक तरह दरवाजा होता है, आरएनए से डीएनए बनने को क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से डीएनए बनने को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन।
तो रेट्रोवायरस हमने बाहर से लिया, अब उसके अंदर उसका जो मेकअप था, वो मेकअप मतलब उसके अंदर जो कोडाउन्स थे, इसी के हिसाब से कोडाउन्स तो लिखे जाएंगे, इसी के हिसाब से, वरना वो आके इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री होगा ही नहीं। मतलब मिसाइल जो इधर से छोड़ा जाएगा उसका साइज, उसका वजन, उसकी शक्ल, उसकी नोक, उसकी सारे पॉइंट्स ये वाले के बराबर होंगे, तभी तो उसी सीबीट से जाके वो न्यूट्रलाइज करेगा। तो इसमें जो कोडाउन्स हैं, ये इस तरीके के जो इसके साइड्स हैं, ये इसमें उसी टाइप का होना चाहिए जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री बन जाए। यानी रेट्रोवायरस जो हमने लिया है, ये रेट्रोवायरस, इसके जो कोडाउन्स हैं उनका मेकअप इसके एंटी पैरेलल होना चाहिए, यही तो बात है। अदरवाइज वो जाके उससे बॉन्ड ही नहीं बनाएगा, पहचानेंगे तो पहले। तो ये जो रेट्रोवायरस है, इससे हमने क्या किया, ये आरएनए था, आरएनए से हमने इसको जो है डीएनए बना दिया, डीएनए। तो आरएनए से डीएनए बनाना अगर हम मैनिपुलेट करके बनाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। ये प्रोसेस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए वाला, ये हम लोग एक चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में कि कैसे आरडीएनए तो हम लोगों ने देखा कैसे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनता है। तो कुल मिला के सिंगल स्ट्रैंड से डबल स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना लिया। अब इस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को हमने जो है लाद दिया किसके ऊपर, एक बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, एक बैक्टीरिया है, उसके अंदर इसको डाल दिया, क्योंकि ये वेक्टर है। तुम सोचो ये बनाया हुआ डीएनए डायरेक्ट हम टोबैको में डाल दें, टोबैको लेगा नहीं, हमने बताया वो तो पहचान करके लेता, अदरवाइज लेता ही नहीं। तो ये जो डीएनए है ये एग्रोबैक्टीरियम में लगाया जाएगा और एग्रोबैक्टीरियम को उस टोबैको के प्लांट में डाला जाएगा। एग्रोबैक्टीरियम को टोबैको का जो प्लांट है वो आसानी से ले लेता है। अभी पीछे भी हमने पढ़ा कि इसके अंदर स्पेसिफिक नेचर होता है कि वो अपने, हालांकि जाके वहां ट्यूमर काज करता है, फिर भी वो ले लेता है, क्योंकि वो ये समझता है कि ये ससेप्टिबल है, मतलब एक दूसरे के लिए ससेप्टिबल होते हैं, तो ये इसको एडजस्ट कर लेते हैं, यानी ले लेते हैं। तो इसमें दिया, इसके बाद फिर जो है ये क्या है, ये राइट बात है, जो ट्रांसफरिंग एजेंट होता है उसको हम लोग वेक्टर कहते हैं। ट्रांसफरिंग एजेंट जो होता है उसको हम लोग वेक्टर कहते हैं। अब जो ये वेक्टर है इससे हमने ट्रांसफर टू द टोबैको प्लांट, टोबैको प्लांट में ट्रांसफर कर दिया। अब टोबैको प्लांट में जब हमने ट्रांसफर कर दिया तो वहां पर ये जो डीएनए था इसने बनाया, डीएनए आरएनए तो बनाएगा, तो इसने वहां जाके बनाया सेंस और एंटीसेंस दो बनाया। देखो जितने भी डीएनए होते हैं सब सेंस और एंटीसेंस बनाते हैं। पहले तो सेंस और एंटीसेंस समझ में आया ना। देखो 3:5 का जो डीएनए होता है हमेशा वो 5:3 का सेंस स्टैंड बनाता है, और सिर्फ यही सेंस स्टैंड प्रोटीन सिंथेसिस करने जाता है और कोई नहीं जाता। और 5:3 पर टेम्पलेट पर 3:5 का बनता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस करने नहीं जाता, इसको परमिशन नहीं है। तो इसका नाम क्या था, सेंस, तो इसका नाम एंटीसेंस हो गया। और इसका नाम क्या होता है, सेंस, इसका नाम होता है एंटीसेंस। तो हमेशा बुक में लिखा तुमको मिलेगा एंटीसेंस डू नॉट गो फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो एंटीसेंस मींस 5:3 पे बना हुआ 3:5। एंटीसेंस का ये मतलब नहीं है ये डीएनए कहां प्रोटीन सिंथेसिस करने जाता है, तो डीएनए पे आरएनए बनता है, डीएनए की बेड पर आरएनए का फॉर्मेशन होता है, ये रूल है।
तो ये सेंस है, ये सेंस के ऊपर ये एंटी सेंस बनेगा, तो एंटी सेंस डू नॉट गो फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। उसी तरीके से ये जो टोबैको का प्लांट है, इसके अंदर दोनों तरीके के स्टैंड बनेंगे, सेंस और एंटी सेंस। ठीक है। अब जो ये जो सेंस जा रहा है, इसके अंदर जो बनेगा दो स्टैंड बनेंगे, सेंस बनेगा स्टैंड और एंटी सेंस बनेगा एंटी सेंस। सेंस एंड एंटी सेंस स्टैंड बनेगा। अब सेंस और एंटी सेंस स्टैंड में सेंस तो यहां से आ रहा है, तो इसका एंटी सेंस जाएगा इसके पास, इसका एंटी सेंस जाएगा और वो ये है, वो ये है, और जाके उसको डबल स्टैंडर्ड आरएनए में कन्वर्ट कर देगा। देख रहे हो कितनी जबरदस्त थ्योरी है। ये सब हमें खुद नहीं करना है, ये तो एक मेथड है, इसको करेंगे आप टोबैको में डालिए, बस डालना ही भरा है, बाकी वो सेंस एंटी सेंस को बना के खुद जाके उसका कॉम्प्लीमेंट्री बना लेगा। तो ये बहुत मतलब एडवांस टेक्निक है और बहुत अच्छी मतलब मानी जाती है बायोटेक में, काफी आरएनए इंटरफेरेंस। अब आप हमसे पूछेंगे कि आरएनए इंटरफेरेंस कहाँ होता है? अरे हमारी बॉडी में जितने भी इम्यून सिस्टम है सब इसी भी चलते हैं। हमारी बॉडी में आरएनए इंटरफेरेंस से ही इम्यून सिस्टम हमारा कंट्रोल होता है, जो हमारी डिजीज नहीं होने पाती तो वो हमारे यहाँ तुरंत एंटीसेंस भेज के उसको कॉम्प्लीमेंट्री खटाखट करता है, जो इम्यून सिस्टम हमारा इतना स्ट्रांग है। बात समझे कि नहीं? तो ये इसमें तो है ही है, हमारी बॉडी में भी ये सिस्टम चलता है। मतलब जहां पे भी इम्यूनिटी मजबूत करनी है, दो तरीके हैं। एक तो ये जो नेमेटोड इसको मार दो, जो बहुत पुराना तरीका है, कोई ऐसी दवा दो, एंटी हेलमिंथ दवा दो, नेमेटोड मर जाए। और अगर नेमेटोड को आप नहीं मारना चाहते हैं तो क्या तरीका है? आरएनए इंटरफेरेंस में, जैसे कुत्ते हैं, कुत्ते आजकल सब पकड़ जा रहे हैं, उनको जो है स्टरलाइज किया जा रहा है, स्टराइल किया जा रहा है, और वो अब जो है बच्चे नहीं पैदा कर पाएंगे। तो ये पॉजिटिव मेथड भी तो है, किसी को मार देना, ये ह्यूमन के मतलब नेचर के अगेंस्ट है, बहुत लोग इसके खिलाफ है कि जानवरों को मारते क्यों ना। और ये तरीका ये साइलेंस है, इसको कहते हैं आरएनए साइलेंसिंग। आरएनए को आपने जाते जो गड़बड़ करता है उसको आपने साइलेंट कर दिया। बात समझ रहे हो? तो साइलेंसिंग में जो है पॉजिटिव भी है और कहीं से आपका जो है आपका क्रॉनिक नेचर नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव भी रहा है। तो धीरे धीरे क्या होगा, अब आप पूछेंगे हमसे कि नेमेटोड तो बनाता रहेगा तो आप बार बार भेजते रहेंगे, ये लड़के पूछते हैं। तो नेमेटोड बनाता रहेगा, आप हम भेजते रहेंगे। जब नेमेटोड को अपनी भेजे गए आरएनए से बनती हुई पॉइजनस प्रोटीन नहीं मिलेगी तो ये नेमेटोड मर जाएगा। मतलब किसी गनमैन से उसकी गन छीन लो, जय बार निकले तैबार छीन लो, जय बार निकले तैबार छीन लो, तो 4-5 बार छीन लोगे तो सुसाइड कर लेगा। यही मतलब तो इसके रिस्पेक्ट में अगर देखो तो यही मतलब तो है। तो आपको ये समझना है कि आपको आरएनए को साइलेंस करना है, आरएनए साइलेंसिंग इसमें होती है। तो ये हो क्या है, ये जो है आरएनए साइलेंसिंग कहते हैं इसको। आरएनए साइलेंसिंग होगी। तो इस तरीके से आरएनए इंटरफेरेंस जो काम करता है वो हम लोग ने पूरा कंप्लीट कर लिया। बात समझ लो। तो अब इसको कहो तो हम लिखा दे, चलो इसको पहले नोट कर लो पूरा, फिर इसको बोल के जैसे हमने समझाया है तो ऐसे बोल बोल के इसको हम लिखेंगे। थोड़ा तुम लोग रेगुलर रहो भैया, तुम तो आखिर तुम तो कल
कल अच्छा इधर आया, आज देर में आए थे क्या तुम? नहीं सर, टाइम सर अभी एक तो मिनट हाँ एक ही मिनट सर। ढंग से अगर पढ़ोगे तो ही कुछ होगा, अदरवाइज जो बहुत ढंग से पढ़ रहे हैं उनका भी नहीं हो पा रहा है, तो सुनते ही होगे कि कैसा से पास करते हैं, कैसा नहीं हो पा रहा है, तो ना से जो ढंग से नहीं करेगा उसका क्या होगा। आप कुल मिला के मोर और लेस मेहनत तो चली ही जाती है भाई, टाइम चला जाएगा, मेहनत चली जाएगी, तो फायदा क्या है वो काम करने में। अगर करो तो फिर सही से करो, उसको बिल्कुल अंजाम तक पहुंचा दो। उससे दो फायदा रहता है, उससे जो टीचर पढ़ाता है उसको भी बहुत मजा आने लगता है, ये इजीनेस रहेगी। और जब लड़के अब जैसे ज़्यादा लड़के होते तो फिर हमको और मज़ा आता, तो किसी के पास कोई काम है, किसी के पास कोई काम है, सबके पास काम बहुत है, तो सब चले गए। तो अब क्या होगा, अब वो चीज़ नहीं आ रही। तबीयत तो ठीक है, चलो ठीक है, तो इसको हम लोग बना लो, हम लोग लिखते हैं। चलिए इसमें लिखिए, नोट नहीं हुआ, कर लो नोट पूरा कर लो। और जैसे हमने लिखा है ऑर्डर के हिसाब से, जैसे यहाँ तक खत्म किया फिर इधर से लेके चले, वैसे ही लिखना, अदरवाइज इस एरो से जो है कंफ्यूज हो जाओ। नोट कर लिया? इस तरीके का बुक में नहीं दिया हुआ है ना, इसको तुम्हें नोट करना ही पड़ेगा। बहुत सी चीजें बुक में दी होती है तो आप छोड़ सकते हैं। लिखिए, there is a formation of sense strand of 5:3 polarity of sense strand 5:3 polarity 5-3 5:3 polarity 5:3 polarity move to protein synthesis, move to protein synthesis and causes disease, causes disease
in which the tumor formation occur. फिर लिखिए a novel method discovered by scientists is RNA interference. Which help in RNA silencing. By formation of double stranded RNA. फिर लिखिए in this process we take retrovirus and convert this RNA virus into complementary DNA. फुल स्टॉप। फिर लिखो complementary DNA introduced into vector named Agrobacterium tumefaciens. फिर लिखिए नेक्स्ट लाइन से this bacteria transferred into tobacco plant and DNA of this bacteria form sense and antisense stand both simultaneously. फुल स्टॉप। फिर लिखिए हम देखो साइमल्टेनियसली। इसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन से लिखो there is a formation of double stranded RNA by RNA interference
interference by RNA interference causes neutralization or silencing of DNA. Neutralization or silencing of DNA. फुल स्टॉप। तो इस तरीके से आप जो है वो डिजीज को रोक सकते हैं। उसके बाद एक लाइन और लिखनी है कि ये बार बार साइलेंसिंग कर देगा तो जो हार्मफुल प्रोटीन है वो नहीं बनेगी, और जब नहीं बन पाएगी तो भी जाहिर सी बात है, जब नहीं बन पाएगी तो ये जो नेमेटोड है ये किल हो जाएगा। तो लिखो फॉर्मेशन ऑफ पॉइजनस प्रोटीन, formation of poisonous protein not occurs causes death of nematode, causes death of nematode, नेमेटोड की डेथ का ये रीजन बनेगा और उससे नेमेटोड मर जाएगा। तो इस तरीके से हम इस डिजीज से छुटकारा पा लें। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, यानी कैसे हमने जेनेटिकली इंजीनियरिंग से इंसुलिन का फॉर्मेशन किया। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग लिखते हैं, इसको हटाने जा रहे हैं, नोट है ना ये। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, या ऐसे लिखेंगे जो है इंसुलिन फॉर्मेशन बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग से इंसुलिन का फॉर्मेशन हमें करना। अब क्या है इसमें सबसे बड़ी चीज, अपने यहाँ जो इंसुलिन हमारे यहाँ है उसको पहले देखते हैं। हमारे यहाँ जो इंसुलिन होती है हमारी बॉडी में, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे। तो ये जो है ए पेप्टाइड, इसको कहते हैं, नाम है इतने टुकड़े को ए पेप्टाइड, और ये जो यहां से लेके यहां तक टुकड़ा है इसको कहते हैं बी पेप्टाइड, और ये जो टुकड़ा है ये वाला इसको कहते हैं सी पेप्टाइड। तीन चीजें हैं हमारे जो इंसुलिन है, ओरिजिनल इंसुलिन उसका स्ट्रक्चर है। अब ये जो इंसुलिन है ये एक दूसरे से डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाती है, जो आपको दिख रहा है इस तरीके से डाइसल्फाइड जो है बॉन्ड
बनाती है। और प्रोटीन आपस में भी डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाती है, इसमें कोई ऐसी चौंकने वाली बात तो है नहीं। मतलब ये लोग आपस में भी बॉन्ड बनाते हैं डाइसल्फाइड, सभी प्रोटीन बनाती है, हम लोग इनके कैरेक्टर पढ़ते हैं। तो इसमें ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड फॉर्म डाइसल्फाइड बॉन्ड टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाते हैं टू ईच अदर। ये हमारी पहली बात है। अब इसमें क्या करना है, ये जो इंसुलिन का स्ट्रक्चर है ये इनएक्टिव फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ इंसुलिन, ये इनएक्टिव फॉर्म की इंसुलिन है जो आपको यहाँ पे दिख रही है। अभी जो इंसुलिन है ये ऐसे ही स्टोर रहती है, जिसे प्रो इंसुलिन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इनएक्टिव फॉर्म को हम लोग कहते हैं प्रो इंसुलिन। प्रो इंसुलिन। अब ये जो जब एक्टिव होती है, या इसको कहते हैं मैचुरेशन, मैचुरेशन होना, या एक्टिवेशन कहते हैं इसको, एक्टिवेशन। तो क्या होता है कि जो ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड ये दूसरों से सी से अलग हो जाते हैं, रिश्ता बिल्कुल तोड़ लेते हैं। ए पेप्टाइड है, ये बी पेप्टाइड है, और आपस में खाली बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये एक्टिव इंसुलिन। और ये सी पेप्टाइड जो है किनारे पड़ा रहता है। ए पेप्टाइड ये है, और सी पेप्टाइड जो है वो कोई काम ही नहीं इसका, यहाँ पे किनारे पड़ा। तो सी पेप्टाइड का अलग हो जाना एक्टिवेशन कहलाता है। अब ये काम करेगी, क्या करेगी, लीवर की सेल में जाएगी और लीवर से कहेगी कि तुम ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करो। ये तो कहती है इंसुलिन जो है वो लीवर सेल में जाती है और लीवर को कहती है कि तुम जो है इसको कन्वर्ट करो। बात समझे ना, इंसुलिन हमारे यहाँ सारे एनिमल्स में इंसुलिन निकलती है। तो अब क्या है, ये इतनी बात नॉर्मली होती है। अब बायोटेक्नोलॉजी क्या करेगी इसमें, बायोटेक्नोलॉजी ये और ये ही बनाएगी। ये क्यों बनाएगी, इसका कोई मतलब नहीं। तो बायोटेक्नोलॉजी से ए पेप्टाइड अलग बनाई गई और बी पेप्टाइड अलग बनाई गई, और फिर दोनों को डाइसल्फाइड लवणों से जोड़ दिया गया। तो ये ओरिजिनल एक्टिवेटेड फॉर्म में जो बायोटेक्नोलॉजी से इंसुलिन बनती है, वो मार्केट में जो उपलब्ध है वो यही होती है। तो इसमें जो है कंपनी थी एली लिली का कंपनी थी, एली लिली। उन्होंने 1983 में इसको बनाया। कैसे बनाया, एली लिली इन 1983 फॉर्म इंसुलिन by recombinant और DNA टेक्नोलॉजी। इस तरीके से इन्होंने बनाई, या यूं कह लो बाई RDNA, रिकम्बिनेंट DNA से बनाया। अब रिकम्बिनेंट DNA क्या होता है,
आपको मालूम है रिकम्बिनेंट डीएनए हो, रिकम्बिनेंट आरएनए हो, आपको अच्छे से पता है कि कोई भी जीन ऑफ इंटरेस्ट, प्लाज्मिड निकाला, प्लाज्मिड को यहां से काटा। अब प्लाज्मिड कहां होता है? बैक्टीरिया के अंदर अलग पड़ा हुआ क्रोमोसोम होता है, उसको प्लाज्मिड कहते हैं। बैक्टीरिया में दो तरीके के क्रोमोसोम होते हैं, एक उसका नॉर्मल क्रोमोसोम है जो ओरिजिनल है, और एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम के बाहर जो पड़ा है उसको प्लाज्मिड कहते हैं। तो यहां से आपने कट दिया, ये कट कर दिया, किस एंजाइम? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट दिया। और यहां पर हमने जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो हमने जो इंसुलिन बनाने वाला जीन है ये यहां हमने लगा दिया। तो ये क्या है? एलियन डीएनए इसको कहते हैं हम लोग, या इंसुलिन फार्मिंग जीन कह सकते हो। इंसुलिन फार्मिंग जीन भी कह सकते हो। अब ये है क्या? ये बनने के बाद अब हो गया आरडीएनए, तो कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये आरडीएनए होता है। तो इन्होंने ऐसे ही किया और डीएनए जब बना लिया तो प्रोटीन की चेन बन गई। यूज रेट्रोवायरस इन्होंने भी किया। तो जो सेपरेटली ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड को फॉर्म किया इन्होंने सेपरेटली बाय द आरडीएनए। ठीक, तो इन्होंने किया फॉर्म ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड सेपरेटली। है और उनको जोड़ दिया किससे? डाइसल्फाइड। देन these two peptide joined by disulfide bond, और तब क्या हुआ? फॉर इंसुलिन। इस तरीके से इंसुलिन उन्होंने बना लिया। सी पेप्टाइड उन्होंने नहीं बनाया। सी पेप्टाइड तो वैसे भी अलग उनको करना था, तो क्या करते हैं? हमारी बॉडी में सी पेप्टाइड बनता है, सी ए बी 3 पेप्टाइड होते हैं। तो इस तरीके से इस कंपनी ने एली लिली, ईयर भी याद रखिएगा, 1983 में इस तरीके से इंसुलिन का फॉर्मेशन आर्टिफिशियली हुआ, मींस बायोटेक से हुआ, बायोटेक्नोलॉजी से इसका फॉर्मेशन हमने किया। अब नीट में जो है 2021 में इससे 2 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन था डाइसल्फाइड लिंकेज पूछा था उन्होंने कि इंसुलिन में कौन सी लिंकेज होती है, कौन सा बॉन्ड होता है, तो डाइसल्फाइड होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा था मैच्योर इंसुलिन में क्या चीज अलग होती है, तो सी पेप्टाइड अलग होता है। इमैच्योर में प्रो इंसुलिन में सी पेप्टाइड जुड़ी रहेगी, जो आपको यहाँ जुड़ी दिख रही है, उसमें अलग होती है। सिर्फ इतने से पैरा से 2 क्वेश्चन आए। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए। अभी हिस्ट्री क्या कहती है? हिस्ट्री ये कहती है कि पहले इंसुलिन कैसे बनाया जाता था, तो स्लकर्ड कैटल को, पिग को मार के, काट के, उनके पैंक्रियाज से निकाल के इंसुलिन को स्टोर किया जाता था।
तो उन्होंने पूछा कि क्यों नहीं इसको कंटिन्यू रखा गया, इसलिए क्योंकि उसमें जो इंसुलिन निकलता था वो उसके अंदर एलर्जी बहुत होती थी। मतलब वो इंसुलिन जो यूज होता था बहुत ज़्यादा महंगा होता था, क्योंकि इतने ढेर सारे पिग को काटा गया, कैटल को काटा गया, तो उसका इंसुलिन निकाला उनके पैंक्रियाज से, तो उसको इकट्ठा किया गया, तो काफ़ी कॉस्टली बना। वो इनएक्टिव था। हाँ इनएक्टिव था, जो ओरिजिनल बनेगा वो इनएक्टिव रहेगा। जब उसको काम करना होगा कब, जब वो ब्लड में जाएगा तो उसको काम करना होगा, तो उसको जो है उन्होंने ब्लड में छोड़ा। उससे क्या हुआ, खुजली किसी के होने लगी, एलर्जिक रिएक्शंस होने लगी, रैशेस आने लगे, तो ये भी रीजन था। और दूसरी बात, इतनी ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन भी नहीं हो पाता। बायोटेक से तो अनलिमिटेड 100 से 1000 लीटर एक कंटेनर में ही, अभी हम लोगों ने पिछले टाइम पे पढ़ा। तो इस तरीके से ये हमारी बात हो, इसमें लिख लीजिए normally A peptide and B peptide form disulfide bond with the C peptide and to each other, with the C peptide and to each other, and to each other, full stop. Normally inactive form of insulin called proinsulin, normally inactive form of insulin called proinsulin is present in the pancreas, which become active by separation of C peptide, by separation of C peptide. This is called maturation of insulin. This is called maturation of insulin. इसको मैचुरेशन ऑफ इंसुलिन के नाम से हम जानते हैं। उसके बाद फिर लिखिए, ए अमेरिकन कंपनी named Eli Lilly, an American company named Eli Lilly formed active insulin in 1983. In 1983 by forming A peptide and C peptide chain separately, by forming A peptide and C peptide chain separately. Full stop. The method used by this insulin formation, the method used by this insulin formation is
रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और आरडीएनए डीएनए टेक्नोलॉजी और आरडीएनए। तो इस तरीके से ये हमारा इंसुलिन का जो पार्ट था दैट विल बी द ऑलमोस्ट फिनिश। इसके बाद जो दूसरा हमारा पार्ट है, द नेक्स्ट हेडिंग है, उसको हम लोग कहते हैं जीन थेरेपी। जीन थेरेपी का मतलब होता है जैसे आपको डिजीज हो जाए, जैसे कौन कौन सी डिजीज जेनेटिक है। तो एक डिजीज होती है सिस्टिक फाइब्रोसिस, एक होती है अल्जाइमर, और एक होती है जो है फिनाइलकीटोनुरिया। ये सब जेनेटिक डिजीज है। हाँ, डाउन सिंड्रोम भी। तो हम लोग जो है रूमेटाइड अर्थराइटिस है जैसे, सिस्टिक फाइब्रोसिस है जैसे, कैंसर है जैसे, तो ये लिस्ट आपको याद रखनी है पहले। ये लिस्ट जो है आपको उसमें याद रखनी है। उसके बाद फिर हम इस जेनेटिक डिजीज को ठीक करने के लिए एक एग्जाम्पल पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें साइंटिस्ट ने एक लड़की थी जो 4 साल की थी, 1990 में वो 4 साल की थी। उसको बीमारी थी सिड, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज। उसमें उसके टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट जो उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं वो नहीं बन रहे सिड में। तो पता किया गया कि वो क्यों नहीं बन रहा है, तो पता चला कि उसके अंदर एक एंजाइम नहीं बन रहा है, उसका नाम है एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम। तो एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम लिम्फोसाइट के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ये बात पता चली, नहीं बन रहा है उसके अंदर। तब उन्होंने ढूंढा कि ये एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम किस जीन से है जो नहीं बना रहा है। तो उन्होंने जीन के बारे में देखा, पता किया कि ये जीन जो है वो एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम नहीं बना रहा। तब उन्होंने क्या किया कि उस लड़की के बोन मैरो से लिम्फोसाइट निकाली, लिम्फोसाइट लड़की के बोन मैरो से निकाली, और उसमें डीएमिनेज एंजाइम बनाने वाला जीन वेक्टर के थ्रू उसके अंदर डाल दिया, रेट्रोवायरस के थ्रू। मतलब रेट्रोवायरस क्या होता है, ये रेट्रोवायरस है। अब ये वायरस है, इसमें जो दवा चेंज कर लो, इसमें यहां से कट किया और यहाँ पे डीएमिनेज एंजाइम डाल दिया, जीन लगा दिया, जीन में जीन ही लगेगा, और फिर ये हमारी बॉडी में डाल दिया गया। हमारी बॉडी में रेट्रोवायरस बड़े आराम से घुस जाता है। आरएनए वायरस हमारी बॉडी में सब बहुत जल्दी से घुसते हैं। वैसे तो कॉन्सेप्ट क्या है कि मोस्टली प्लांट्स में आरएनए वायरस जाते हैं, और हम लोगों में आरएनए और डीएनए, एनिमल्स में आरएनए और डीएनए दोनों जाते हैं। तो बहरहाल ये आसानी से चला जाता है, आसानी से मिलता है। लेकिन ध्यान रखना, इसमें कैंसर वाला जीन हटा के आपको ये जीन लगाना है। ऐसा ना हो कैंसर के जीन भी लगा हुआ है और वो भी हटाना भूल गए तो उसको कैंसर हो गया, और ये तो बीमारी ठीक है, उधर कैंसर हो गया, तो फायदा क्या हुआ। और लगाते टाइम बहुत प्रिकॉशन भी रखनी पड़ती है, क्योंकि कभी कभी कैंसर का जीन जो हटाएंगे आप, तो उसमें स्मॉल क्वांटिटी में कैंसर की जीन बचा रह जाता है। ये बुक में आपकी मेंशन है। इसलिए प्रिकॉशन के तौर पे ऐसा वायरस ही नहीं इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर कैंसर होता है, आप उसको डिसआर्म करेंगे। कैंसर का जीन का जो वायरस होगा, उसके कैंसर का जीन अगर हटा देंगे तो डिसआर्म हो जाएगा ना। लेकिन क्या पता अंदर की जेब में वो डायनामाइट रखे हो, या बम कोई छोटा मोटा रखे हो, पिस्टल रखे हो, तो ऐसा को भेजो ही नहीं, जरा सा भी खतरा हो। इसलिए वो जो आदमी होगा वो डिसआर्म होना चाहिए। तो मैं इसमें लगा के लिम्फोसाइट में डाल दिया इस जीन को, और उस लिम्फोसाइट को वापस फिर उसके बोन मैरो में लगा दिया। अब वो लिम्फोसाइट जो थी, उससे जितनी भी लिम्फोसाइट बनेगी उसके अंदर एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम बनेगा, और जब तक वो लिम्फोसाइट जिंदा रहेगी तब तक एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम की कमी नहीं होने पाएगी। और
3-4 साल तक 5 साल तक उसको इम्यूनिटी मिलती रहेगी और वो जीवित रहेगी। लेकिन हर 5 साल के बाद 4 साल के बाद ये प्रक्रिया, ये मेथड फिर से आपको रिवाइज करना पड़ेगा, फिर से करना पड़ेगा। तो ये परमानेंट क्योर नहीं है, ये टेम्परेरी क्योर है। लेकिन बायोटेक से ह्यूमन में डिजीज ठीक करने का एक मेथड दिखा तो कम से कम, तो एक लाइन और लेंथ तो मिली कि आने वाले टाइम में हम लोग और भी बड़ी बड़ी डिजीज जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस है, अल्जाइमर है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ये सब हम ठीक कर लेंगे, ऐसी उम्मीद है। थेरेपेटिक यूज करते हैं इसको हम लोग। थेरेपेटिक यूज में क्या होता है कि डिजीज को या किसी ऑर्गन के ट्रांसप्लांट, किडनी जैसे बाहर से लगाते हैं लोग दूसरे की किडनी, उसमें दुनिया भर की आपको दवा देनी पड़ती है, इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं ताकि इम्यून सिस्टम आपका सप्रेस हो जाए, ताकि वो हमको, हमारे बॉडी को वो ऑर्गन पहचानने लगे और दोनों एक दूसरे को एडजस्ट करके एक साथ रहने लगे। तो उसमें आप इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग देंगे, साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, और कहाँ तक आदमी दवा देता रहेगा, कहाँ तक आपके, मान लो साइड इफेक्ट की वजह से आपको कोई दूसरी डिजीज भी तो हो सकती है, आपके इम्यून सिस्टम को अगर गिराया जाए। तो फिर इससे अच्छा है कि कोई ऐसा तरीका हो, जीनिक मेथड, जिससे आप जो है बहुत आसानी से डिजीज ठीक कर ले। यही नहीं, इस पे भी काम चल रहा है कि रेट्रोवायरस में डिफरेंट टाइप की वैक्सीन के जीन लगा दिए जाए, डिफरेंट टाइप की डिजीज को जो कंट्रोल करने वाले। अब भाई जो बायोटेक से वैक्सीन बनाई जाती है वो जीन से ही तो बनाई जाती है, तो वैक्सीन के जीन्स अगर लगा दिए जाएंगे, मान लो 50 बीमारियां पता है, 50 के लगा दिए गए, तो अलग अलग टाइम पे हम लोग जो वैक्सीनेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यही नहीं, वो जीन हमारे आगे वाली जनरेशन में जाएगा तो वो जीवन पीढ़ी दर पीढ़ी उस बीमारी से निजात मिल जाएगी, क्योंकि जीन के अंदर चली गई है और वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जाएगी ही जाएगी। समझ रहे हो? तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जाएगी तो परमानेंटली हमें सारी तरीके की बीमारियों से निजात मिल जाएगी, उस हद तक अगर हम पहुंच जाए तो। अब आजकल क्या है, वैक्सीन जो लगवाओ उसी से फायदा, फिर दूसरी लगवाओ इतनी महंगी और साइड इफेक्ट अलग झेलो, और टाइम टू टाइम एक पाबंदी के साथ बच्चों की लगवाई जाती है, देखते हैं पाबंदी के साथ बच्चों को ले लेके जाती है, मतलब लोगों को लगवाती, तो वो सब भी इससे ठीक हो सकता है। यही नहीं, किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी का पैर कटा हुआ है, अगर हाथ और पैर कट गया है तो भी आपके ही जीन से आपका हाथ बना के आपके ही लगा दिया जाए, तो उसको भी, ये भी सक्सेसफुली कर चुके हैं। तो इसको कहते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में ऑर्गन में किडनी ही नहीं है खाली, इसमें और भी ऑर्गन्स हैं इसके अंदर जो सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट हो चुके हैं। तो आपके जीन से बनेगा, तो आप, बहुत से लोगों का सीरम कहते हैं कि वो जो उसको प्रिजर्व करके रखा गया है, जीन का जो मेकअप है, वो आने वाले टाइम में इसको स्टोर करके रखते हैं, और वो आने वाले टाइम में आपको कोई इंजरी हो गई, कुछ हो गया, तो आपके जो है उससे जो आपका वो है जेनेटिक मेकअप, उससे आपको नया ऑर्गन बनाकर आपको लगा दिया जाएगा। तो बहुत से लोग उसको स्टोर करवाते हैं, उसका चार्ज देते हैं। तो अब ये धीरे धीरे अवेयरनेस आदमी में आ रही है, तो इतनी बात हमारी इसमें हो गई। तब आप उसको, हमें जो है एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम की जो बातें हम लोगों ने पढ़ी हैं, उसको हमें अब लिखना है सीक्वेंस के वाइज, सीक्वेंस पर। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी के नाम से इसको हम जानते हैं, जीन थेरेपी। अब जीनिक या जेनेटिक मैनिपुलेशन को जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में जीन का मैनिपुलेशन करके, रेट्रोवायरस में मैनिपुलेशन करके
उसके अंदर एक ऐसा जीन लगा दिया जो एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम बनाएगा, उसको उस बेबी के लिम्फोसाइट में, लिम्फोसाइट पहले उसकी बॉडी से निकालो, फिर लगाओ, फिर उसके अंदर डालो। सब काम सक्सेसफुली अगर कर ले गए आप तो हो सकता है निकालते टाइम वो जल्दी डेड हो जाए तो लग ही ना पाए, या लगाते टाइम डेथ हो जाए, कुछ भी हो सकता है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कुछ भी हो सकते हैं। तो इसमें जीन थेरेपी में एक 4 ईयर ओल्ड गर्ल 1990 की बात है, इम्यूनोडिफिशियंसी डिजीज, इम्यूनोडिफिशियंसी डिजीज, उसके अंदर इम्यून सिस्टम वीक था, डिजीज थी, बिकॉज there is no gene for enzyme adenosine deaminase, तो there is no gene for enzyme adenosine deaminase, उसके लिए इसके पास जीन नहीं था एंजाइम के लिए। तो अब इसमें बायोटेक से क्या किया गया, यूजिंग RDNA making of gene for adenosine deaminase, इससे जो है एडिनोसिन डीएमिनेज जीन बनाया। अब लिम्फोसाइट एक्सट्रैक्टेड या ऑब्टेन फ्रॉम द बोन मैरो ऑफ द गर्ल, so this gene transferred into the lymphocyte extracted from the bone marrow of girl, bone marrow of बोन मैरो ऑफ गर्ल से लगा दिया गया लिम्फोसाइट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बोन मैरो ऑफ गर्ल, और फिर दिस लिम्फोसाइट अगेन दिस lymphocyte transferred into the
बोन मैरो, अगेन, तो बोन मैरो अगेन में इसको लगा देते हैं। सर लिम्फोसाइट में हाँ, लिम्फोसाइट लिम्फोसाइट क्या, कौन सी वीडियो इसमें कोई भी लिम्फोसाइट, बोन मैरो से बी लिम्फोसाइट होती है, लिम्फोसाइट बी हो, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, दिस लिम्फोसाइट, तो दिस पेशेंट आर टेम्परेरी क्योर फ्रॉम डिजीज। अगर ये आप काम एम्ब्रियो के केस में कर देते तो परमानेंट क्योर हो जाता, क्योंकि एम्ब्रियो के सेल में कर देते तो बहुत ढेर सारे जो लिम्फोसाइट बनते सब में ये चीज होती, पूरी सेल्स में होती, तो आप तो एम्ब्रियो वाली कंडीशन रही नहीं, तो ये चीज भी जो है उसमें को लिखनी, तो ये इतना नोट हो गया, नोट कर लो।